स्टूडेंट्स, वेलकम टू माही टेक्निकल क्लासेस। मैं मुस्कान, मैं आप लोगों के लिए एनालॉग का सेकंड लेक्चर लेकर आ चुकी हूँ। जैसा कि फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि एम्पलीफायर क्या होते हैं, उसके एग्जांपल्स देखे थे और उसका ब्लॉक डायग्राम देखा था। तो आज हम लोग उसके आगे की क्लास करेंगे। बट आगे की क्लास करने से पहले मैं कुछ बच्चों के डाउट्स को क्लियर करूंगी। कुछ बच्चों को बैचेस को लेकर डाउट हो रहे हैं कि मैम मेरा इलेक्ट्रिकल है ब्रांच है, मैम मेरा मैकेनिकल ब्रांच है, मेरा वीडियो कौन सा है, कब आएगा, या फिर मेरा बैच कहाँ पर है। तो मैं उन लोगों को बता दूं कि आप लोग प्ले स्टोर जाएं और वहाँ पर जाकर माही टेक्निकल क्लासेस की एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कीजिए। जब आप लोग डाउनलोड कीजिएगा और ओपन कीजिएगा तो आप लोगों को जो भी आप लोगों का ब्रांच हो, जैसे कि सिविल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, फिर इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, जो भी आप लोगों का ब्रांच हो, आप लोग अपने अपने ब्रांच में जाके ओपन कीजिए। वहाँ पर आप लोगों को टीचर्स जो भी हैं, वैसे मैं एक और बात बता दूं कि एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए यहाँ पर 2 टीचर्स अवेलेबल हैं। जैसे कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रही हूँ, एक मैं पढ़ा रही हूँ, एक और अतुल सर पढ़ा रहे हैं, तो सी के भी 2 टीचर हैं, लगभग किसी में तो 3 टीचर भी हैं। तो आप लोगों को बहुत अच्छा सा ऑफर मिल रहा है एक सब्जेक्ट को 2 टीचर से पढ़ने का, और वो भी सिर्फ 2100 रुपये में। ये भी बिल्कुल लिमिटेड टाइम के लिए है। तो आप लोग जल्दी से उस एप्लीकेशन को पहले तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, फिर आप लोग अच्छे से डेमो क्लास को देख लीजिए, समझ में आ रहा है तो अपना जो भी आप लोगों का ब्रांच हो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाए चाहे सिविल हो, अपने ब्रांच को आप लोग जल्द से जल्द परचेज कीजिए। ये फीस तो बिल्कुल लिमिटेड टाइम के लिए है, ठीक है। तो आज हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर जो सेकेंड लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स का आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हम लोगों ने देख लिया था एम्पलीफायर क्या होते हैं, उसका ब्लॉक डायग्राम देखा था। अब हम लोग क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर्स, मतलब एम्पलीफायर को कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर। तो आज हम लोग क्या देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर्स। तो एम्पलीफायर को मेनली 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। वो 4 टाइप्स कौन से हैं? पहला है आप लोगों का करंट एम्पलीफायर। पहला क्या है, करंट एम्पलीफायर। दूसरा वोल्टेज एम्पलीफायर। दूसरा हो गया आप लोगों का वोल्टेज एम्पलीफायर। थर्ड है ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर। थर्ड क्या है, ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर। वैसे कंडक्टेंस बहुत से बच्चों को कंडक्टेंस पता होगा। कंडक्टेंस क्या होता है, ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। तो फोर्थ हम लोगों को क्या है, ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। अब रेजिस्टेंस भी आप लोगों को पता है क्या होता है, नहीं पता है तो मैं बताऊंगी, ठीक है। धीरे धीरे हम सब जानेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि 4 टाइप्स हम लोगों के कौन सा है, करंट एम्पलीफायर, वोल्टेज एम्पलीफायर, ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर, ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। तो इन चारों एम्पलीफायर में क्या है, डेरिवेशन है आप लोगों का, और चारों का अलग अलग सा फिगर बनेगा। वैसे मैं अभी डायरेक्टली आप लोगों को स्टार्ट कर दूं कि करंट एम्पलीफायर लिखा के मैं स्टार्ट कर दूं तो बहुत से बच्चों को नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल बाउंस कर जाएगा। तो ऐसा नहीं हो, इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि इसमें जो फिगर बनेगा चारों में, वो जो फिगर बन रहा है वो किस थ्योरम के अकॉर्डिंग बन रहा है, किस लॉ के अकॉर्डिंग बन रहा है, वो हम लोग देखेंगे। और दूसरा देखेंगे कि इसमें जो डेरिवेशन है वो डेरिवेशन किस लॉ से आ रहा है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो ये 2 बेसिक चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है, और भी जो बेसिक चीज़ होगा मैं पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगी। तो ये पहले हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग धीरे धीरे करके एक एक करके सारे एम्पलीफायर को कवर करेंगे, सारे
डेरिवेशन को, सारे के फिगर को। वैसे सब में सेम फिगर तो नहीं है, बट अभी मैं बताऊंगी, आप लोगों को समझ में आएगा किस लॉ के अकॉर्डिंग इसमें फिगर बनेगी। तो अभी मैं बता रही हूँ जो वो फिगर के लिए। तो मैंने क्या लिखा, एक मैंने लिखा थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट और एक मैंने लिखा नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। तो थेवेनिन्स और नॉर्टन क्या होते हैं? थेवेनिन्स और नॉर्टन जो है साइंटिस्ट के नाम है। थेवेनिन्स जी ने जो भी अपना इक्विवेलेंट सर्किट दिया वो वोल्टेज को लेकर दिया, और नॉर्टन जी ने जो भी अपना इक्विवेलेंट सर्किट दिया वो करंट को लेकर दिया। मतलब हम लोग कहीं पर भी अगर देखेंगे कि थेवेनिन्स वहाँ पर लिखा हुआ है तभी इक्विवेलेंट सर्किट, तो हम लोग जानेंगे ये वोल्टेज को लेकर बनाया गया है। और कहीं हम लोग नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट देखेंगे तो हम लोग क्या कोशिश सोच लेंगे वो करंट को लेकर बनाया गया है। और हम लोगों का जो 4 टाइप ऑफ एम्पलीफायर है वो भी क्या है? करंट, वोल्टेज, ट्रांसकंडक्टेंस, ट्रांसरेजिस्टेंस, यही सब है। बस करंट और वोल्टेज देखेंगे। तो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट में क्या होता है, इसमें एक वोल्टेज सोर्स होता है। मैंने बोला कि थेवेनिन्स की जब भी बात आए तो हम लोग वोल्टेज को ले लेंगे, नॉर्टन की जब भी बात आए हम लोग करंट को ले लेंगे। इसमें क्या होता है, वोल्टेज सोर्स होता है। और हम लोग मतलब लो क्लास से पढ़ रहे हैं इस चीज को कि जब भी हम लोग वोल्टेज को कनेक्ट करते हैं तो हम लोग किस में कनेक्ट करते हैं? सीरीज में, किसी भी सर्किट एलिमेंट से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने रेजिस्टेंस लिया है, क्योंकि हम लोगों का जो एम्पलीफायर बनेगा, चाहे ट्रांसकंडक्टेंस, ट्रांसरेजिस्टेंस, करंट, वोल्टेज एम्पलीफायर जो भी बनेगा उसमें रेजिस्टेंस है। तो R1 R2 वोल्टेज, और ये जैसे कि यहाँ पर मैंने लिया है रेजिस्टेंस, क्योंकि हम लोगों के जितने भी एम्पलीफायर उसमें रेजिस्टेंस को लेकर बनाया गया है। तो रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट होगा? सीरीज में। और नॉर्टन की जब भी बात आएगी तो हम लोग क्या लेंगे वहां पर? करंट सोर्स। और करंट को हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं? तो करंट को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और वोल्टेज को सीरीज में। तो यही बस बेसिक था कि कैसे नॉर्टन थेवेनिन्स का इक्विवेलेंट सर्किट कैसा होता है और नॉर्टन का इक्विवेलेंट सर्किट कैसा होता है, यही चीज हम लोगों को देखना था। अब टाइम को बचाते हुए हम लोग इसी में ये आप लोगों का इक्विवेलेंट सर्किट क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, उसमें जो डेरिवेशन है, तो उसका डेरिवेशन क्या है कि वो वोल्टेज डिवाइडर रूल और करंट डिवाइडर रूल के अकॉर्डिंग उसमें डेरिवेशन है। तो बहुत से लोगों को तो पता भी होगा, बट हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बहुत से बच्चों को नहीं भी पता होगा, तो उनके लिए बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट है। तो हम लोग सबको एक एक करके पहले देखेंगे। यहाँ पर वोल्टेज है तो कौन सा होगा? वोल्टेज डिवाइडर रूल। वोल्टेज डिवाइडर रूल। और यहाँ पर करंट है तो यहाँ पर कौन सा रूल होगा? करंट डिवाइडर रूल। यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे? वोल्टेज डिवाइडर रूल, यहाँ पर करंट डिवाइडर रूल, जो कि हम लोगों के आगे के जो हम लोग एम्पलीफायर बनाएंगे उसमें जो डेरिवेशन होगा उसमें ये यूज किया गया है। तो
ये वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या है कि यहाँ पर से जो भी वोल्टेज सोर्स जाएगा वो R1 और R2 में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर से जो भी करंट जाएगा वो इस नोड पे आकर यहाँ पर से वो डिवाइड हो जाएगा। करंट I1 मान लेते हैं, I1 यहाँ पर करंट गया और यहाँ पर I2 गया, और मान लेते हैं यहाँ पर V1 वोल्टेज आया और यहाँ पर V2 वोल्टेज आया। यहाँ पर मैंने एक नोड कहा, नोड क्या होता है? एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट जिससे कि दो या दो से अधिक सर्किट एलिमेंट्स कनेक्ट हो, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। तो जब भी करंट डिवाइड होगा वो किसी नोड पर से डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर से R1 और R2 पे जा रहा है, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं वोल्टेज, यहाँ पर भी R1 और R2 पे आ रहा है, ये सीरीज में कनेक्ट है। तो हम लोगों को ये फाइंड करना रहता है इसमें कि R1 रेजिस्टेंस पे कितना वोल्टेज है, R2 रेजिस्टेंस पे कितना वोल्टेज है, इस चीज को फाइंड करना है हम लोगों को। तो हम लोग निकालते हैं V1 निकाल रहे हैं हम लोग कि रेजिस्टेंस R1 पर कितना वोल्टेज है। तो V1 इक्वल टू होता है Vs, मतलब जो भी वोल्टेज सोर्स, टोटल सोर्स हम लोग जितना भी दे रहे हैं वोल्टेज, वो इनटू जिस रेजिस्टेंस पे हम लोग वोल्टेज निकाल रहे हैं वो ऊपर में, मतलब R1 पे निकाल रहे हैं तो R1 ऊपर में, और बाय टोटल R1 प्लस R2। उसी तरह V2 में हो जाएगा, V2 फाइंड करेंगे तो क्या होगा? Vs सोर्स जो भी वोल्टेज है वो, और इस बार हम लोग R2 पे निकाल रहे हैं तो इस बार R2 पर बाय R1 प्लस R2, मतलब टोटल। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस R3 होता तो R3 भी लेते थे, टोटल रेजिस्टेंस आता है। तो R1 पे कितना वोल्टेज है? Vs इंटू R1 बाय R1 प्लस R2, और R2 रेजिस्टेंस पे कितना वोल्टेज है? तो V2 इक्वल टू Vs इंटू R2 बाय R1 प्लस R2, मतलब जिस रेजिस्टेंस में वोल्टेज निकालेंगे उसी रेजिस्टेंस को हम लोग ऊपर लिखेंगे। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी हम लोगों को R1 और R2 पर करंट निकालना है। वहाँ पर वोल्टेज निकाले थे, यहाँ पर हम लोगों को करंट फाइंड करना है। तो I1 इक्वल टू, यहाँ पर भी सोर्स होगा, सोर्स करंट इनटू, तो करंट में क्या हो जाता है? वोल्टेज में तो जिस रेजिस्टेंस से हम लोग निकाल रहे थे वो रेजिस्टेंस लेते हैं, बट करंट में क्या होता है? जिस रेजिस्टेंस में हम लोगों को करंट को फाइंड करना है उसके अपोजिट वाली रेजिस्टेंस को हम लोग लेते हैं, बिल्कुल उल्टा है उसका, और बाय टोटल, मतलब हम लोगों को R1 पे रेजिस्टेंस में निकालना है कितना करंट है, तो हम लोग R2 को ऊपर लेंगे और बाय टोटल करेंगे। अब I2, तो I2 इक्वल टू Is सोर्स करंट इनटू, क्योंकि हम लोगों को R2 रेजिस्टेंस में करंट निकालना है तो हम लोग क्या लेंगे? उसके अपोजिट वाले रेजिस्टेंस को लेंगे, R1 बाय R1 प्लस R2 बाय टोटल। तो समझ में आ गया? वोल्टेज में क्या होता है? जिस रेजिस्टेंस पे निकालते हैं उसी रेजिस्टेंस को ऊपर लेते हैं, बट करंट में उसके अपोजिट वाले को लेते हैं। तो यही आप लोगों का बेसिक था। इसी बेसिक वोल्टेज डिवाइडर रूल और करंट डिवाइडर रूल पे हम लोगों का डेरिवेशन होगा। आप लोग इसे एक बार देख लीजिए। चलिए हो गया, अब मैं इसे मिटा देती हूँ। अब हम लोगों को क्या देखना है? सबसे पहले हम लोगों का जो क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर में था करंट एम्पलीफायर, उसे देखना है। फर्स्ट जो टाइप था करंट एम्पलीफायर, दिख रहा है हम लोगों को?
फर्स्ट जो हम लोगों का था क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर में, तो वो था करंट एम्पलीफायर। तो ऐसे मैंने पीडीएफ बनाया है, बट आप लोग फिर भी कॉपी वगैरह लेके बैठा कीजिए जब भी वीडियो स्टार्ट हो, और जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स हो उन्हें लिख लें, क्योंकि यहाँ पर जो भी हम लोग समझाते हैं तो और भी हम लोग के माइंड में जितने भी बेसिक वगैरह आते हैं वो लोग भी, वो सभी हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट दिखाते हैं, वो नोट्स में नहीं रहते। नोट्स में जो भी है करंट एम्पलीफायर सिर्फ इसके बारे में, बट इससे अदर भी जो भी हम लोगों के दिमाग में आता है जो आपको इंपॉर्टेंट है एग्जाम में से, कॉम्पिटिशन में से, वो भी हम लोग बता देते। तो आप लोग कॉपी लेके बैठे, वो सबसे अच्छी आदत होगी आप लोगों की। तो करंट एम्पलीफायर, तो इसमें मैंने लिखा है कुछ पॉइंट सबसे पहले, फिर उसका इक्विवेलेंट सर्किट होगा, फिर जो है हम लोगों का डेरिवेशन होगा। तो मैंने कुछ पॉइंट लिखा है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पर मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, वहां पर आप लोगों को डिटेल में मिल जाएगा। तो करंट एम्पलीफायर इसके इनपुट और आउटपुट में क्या होगा, नाम सुन के याद है, ट्रांस कंडक्टेंस वगैरह तो नहीं है जो कि हम लोगों को सोचना पड़ेगा इनपुट आउटपुट में क्या होगा। करंट एम्पलीफायर तो इसके इनपुट में करंट और आउटपुट में करंट, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका इनपुट इंपेडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस क्या होता है। इम्पीडेंस देखिए आप लोग घबराइए मत, इसे रेजिस्टेंस फिलहाल इस सेमेस्टर में लोग देख सकते हैं, बट अपन जब हम लोग फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे तब हम लोगों को अच्छे से इम्पीडेंस समझ में आ जाएगा। इम्पीडेंस को Z से डिनोट करते हैं, यहाँ पर हम लोग उसे रेजिस्टेंस मान सकते हैं। इनपुट इम्पीडेंस इसका लो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने भी एम्पलीफायर है सबके अलग अलग होता है, किसी का इनपुट हाई होगा, किसी का इसका लो है, किसी का आउटपुट हाई होगा, किसी का आउटपुट लो होगा। तो ये तो सबसे मेन पॉइंट है, इस चीज़ को आप लोग अच्छे से याद कर लें, नहीं तो फिर मैं लास्ट में चार्ट तो बनवाऊंगी, लास्ट क्लास इसका क्लासिफिकेशन का लास्ट क्लास होगा तो उसमें आप लोगों को अच्छे से दिमाग में रहेगा, याद रहेगा। अभी पता चलेगा ये कितना इंपॉर्टेंट है। और आउटपुट जो है उसका इम्पीडेंस ये हाई होता है। अब क्योंकि हम लोग जो फर्स्ट यूनिट हम लोगों का आइडियल एम्पलीफायर पढ़ रहे हैं, तो आइडियल केस क्या होता है, बिल्कुल मतलब आइडियल मतलब होता है कि आइडियल तो ऐसे प्रैक्टिकली कुछ है नहीं, कुछ ना कुछ डिमेरिट तो आ ही जाती है, बट यहाँ पर हम लोग आइडियल एम्पलीफायर को कंसीडर कर रहे हैं। और जैसे मैंने बताया भी कि ये थर्ड चैप्टर जो आप लोगों का फीडबैक एम्पलीफायर उसका बेसिक है, तो इस बेसिक इसमें जो अभी हम लोग पढ़ेंगे इसे बिल्कुल बेसिक मान के पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, ताकि थर्ड चैप्टर जो हम लोगों का फीडबैक एम्पलीफायर है उसे अच्छे से हम लोग कवर कर पाएँ। उसमें थोड़ा हाई लेवल है, बट उसे भी हम लोग यहाँ पर अगर इसे अच्छे से ध्यान में दे के पढ़ेंगे तो वो भी कवर हो जाएगा। तो इसका इनपुट इम्पीडेंस लो, और आइडियल केस में लो का मतलब होता है इक्वल टू 0। हम लोग जान रहे हैं कि लो का मतलब होता है कम, कितना कम, आइडियल केस है, आइडियल केस में लो, बिल्कुल लो ही, एकदम 0। और आइडियल केस में हाई, कितना हाई कर सकते हैं, ज्यादा हम लोग हाई का मतलब जानते हैं, बट आइडियल केस में हाई का मतलब इनफिनिट, आइडियल केस में लो का मतलब 0 और आइडियल केस में हाई का मतलब इनफिनिट। ये वाला सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग बहुत अच्छे से दिमाग में रखिएगा। और थर्ड पॉइंट मैंने ये लिखाया है, मैंने डिटेल में लिखा है, यहाँ पर शॉर्टली बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर समझना है, बाकी पीडीएफ तो अवेलेबल होगा ही। तो थर्ड पॉइंट ये है कि इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, तो वो करंट है। मैंने बताया कि नॉर्टन जो है उन्होंने करंट को लेकर दिया, थेवेनिन्स ने वोल्टेज को लेकर दिया। तो ये सर्किट, दिस सर्किट इज रिप्रेजेंटेड बाय नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट, मैंने शॉर्ट में लिख दिया CKT, सर्किट को शॉर्ट में लिखते हैं, इक्विवेलेंट को EQI शॉर्ट में। तो ये जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट के द्वारा। तो ये 3 पॉइंट है, और सेकंड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिए इसका। इनपुट आउटपुट, इनपुट करंट आउटपुट भी करंट, इनपुट इम्पीडेंस लो आउटपुट इम्पीडेंस हाई, अभी समझ में आ जाएगा जब हम लोग डेरिवेशन करेंगे सेकंड वाला पॉइंट। और ये रिप्रेजेंट किया गया है नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट के द्वारा। अब हम लोग इसका इक्विवेलेंट सर्किट देखेंगे। तो सर्किट को मैं यहाँ पर बनाती हूँ क्योंकि सर्किट रहना जरूरी है डेरिवेशन के लिए।
सर्किट को आप लोग बनते हुए अच्छे से देखिए, क्योंकि आप लोगों को खुद से बनाना है। और जैसा कि मैंने कहा कि इस यूनिट को आप लोग थर्ड यूनिट का बेसिक कह सकते हैं, तो ये बिल्कुल बेसिक है। थर्ड यूनिट में तो इसमें तो एक ही सर्किट बनना है। थर्ड यूनिट में इनपुट आउटपुट दोनों के लिए अलग अलग सर्किट बनेगा। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया। जो भी फिगर बने उसे आप लोग अच्छे से देखिए, क्योंकि बाद में आप लोगों को खुद से बनाना है। करंट की बात हो रही है तो करंट को हम लोग एरो से डिनोट करते हैं। करंट सोर्स IS, यहाँ पर RS, RI। अभी मैं सबकी मीनिंग बताऊंगी कि क्या होता है RS का मतलब, क्या होता है RI का मतलब, क्या होता है R0 का मतलब। और आप लोग ध्यान देकर देखेंगे कि जो भी मैं लिख रही हूँ कैपिटल लेटर पहला, फिर उसके सेकेंड वाले लेटर को मैं थोड़ा नीचे करके लिख रही हूँ। फिर यहाँ पर है RL, दिख रहा है आप लोगों को। और ये यहाँ पर AI, II। फिर इनपुट करंट II, VI, आउटपुट करंट I0, आउटपुट वोल्टेज V0। तो ये आप लोगों का सर्किट डायग्राम हो गया। जो भी मैंने डॉटेड लाइन से डिनोट किया है वो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि एम्पलीफिकेशन का काम यहीं पर होता है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, जितना भी एम्पलीफायर, तो हम लोगों का बाकी सबसे उतना मतलब नहीं है। जो भी डॉटेड लाइन से मैंने डिनोट किया है वो आप लोगों का वहीं पर एम्पलीफिकेशन होता है। वहीं पर एम्पलीफायर अपना काम करके जो भी हम लोगों का सिग्नल देते हैं हम लोग उसे इंक्रीज करके देता है, यहीं पर वो एम्पलीफायर का काम होता है। अब हम लोग देखेंगे इसका डेरिवेशन। इनपुट और आउटपुट में अलग अलग होते हैं। इनपुट करंट, इनपुट और आउटपुट करके हम लोग डेरिवेशन को देखेंगे। इनपुट करंट हम लोगों का क्या है, I। एक बात और है, हाँ, तो इनपुट करंट यहाँ पर से बताती हूँ। IS का मतलब सोर्स करंट, I का मतलब करंट और S जो नीचे इसका मतलब सोर्स। RS यहाँ पर लिखा है। R का मतलब रेजिस्टेंस और S का मतलब सोर्स, मतलब सोर्स रेजिस्टेंस। इस चीज को मैंने जो PDF आप लोगों को अवेलेबल होगा तो मैंने अच्छे से यूं ऐसे करके लिखा है, इनपुट करंट, फिर IS आएगा तो सोर्स करंट, इस टाइप में मैंने लिख दिया। यहाँ पर मैं सिर्फ बता रही हूँ। हाँ, तो हम लोग कहा थे RS मतलब सोर्स रेजिस्टेंस, RI मतलब इनपुट रेजिस्टेंस, R0 इसे नोट पढ़ते हैं, R0 वो नहीं पढ़ेगा, ठीक है। तो R0 का मतलब क्या हो जाएगा, आउटपुट करंट। RL लास्ट में RL लोड रेजिस्टेंस। अब IS इनपुट सोर्स करंट, II इनपुट करंट, I0 वहां पर है I0 आउटपुट करंट। फिर VI इनपुट वोल्टेज, V0 इनपुट V0 है तो आउटपुट वोल्टेज। और ये जो A है हम लोगों का यहाँ पर वो गेन होता है, बाकी I तो इनपुट करंट है। तो लास्ट में जो फाइनली रिजल्ट हम लोग करेंगे वो गेन को ही हम लोग निकालेंगे। गेन इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट। इसे मैं डबल में कर देती हूँ। सब इंपॉर्टेंट जो भी हम लोग बॉक्स बताएंगे वो बहुत
इंपॉर्टेंट होता है, ये आप लोगों को पीडीएफ में नहीं होगा, ये आप लोगों को खुद से लिखना पड़ेगा, इससे भी नहीं दिख रहा है। गेन इक्वल टू आउटपुट बाय इनपुट। लास्ट में आप लोगों को ये बात भी दिख जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे थे, इनपुट करंट ले रहे थे, और अब हम लोग यहाँ पर करंट डिवाइडर रूल का यूज करेंगे। जो भी मैंने वोल्टेज डिवाइडर रूल, करंट डिवाइडर रूल बताया, वोल्टेज डिवाइडर रूल वोल्टेज एम्पलीफायर में, यहाँ पर करंट एम्पलीफायर तो करंट डिवाइडर रूल। आई हम लोगों को निकालना है, तो क्या करेंगे, आई इक्वल टू आई एस, जो भी सोर्स करंट होता है, जैसे कि हम लोग करंट डिवाइडर रूल में कर रहे थे, वो इनटू अब जिस रेजिस्टेंस पे निकालना है, हम लोग आर आई पे निकाल रहे हैं, देख रहे हैं आई इधर आ रहा है, तो वो नहीं लेके उसके अपोजिट वाले रेजिस्टेंस को हम लोग लिखते हैं ऊपर बाय टोटल, मतलब आर एस बाय आर एस प्लस आर आई। ये बात समझ में आई, मैंने बता दिया था करंट डिवाइडर रूल में वही है। अब क्योंकि अब इफ मैंने बोला था सेकेंड वाले पॉइंट जो मैं लिखाऊंगी उसे आप लोग बहुत अच्छे से याद करेंगे। इसका सेकेंड पॉइंट क्या था कि इसका जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो लो होता है, और आइडियल केस में लो का मतलब जीरो। तो अब हम लोग उसका यहाँ पर यूज करेंगे। मैंने बोला था वो सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, वो डेरिवेशन में यूज होगा, तो हो रहा है वो यूज। इनपुट इम्पीडेंस लो, लो मतलब जीरो आइडियल केस में। तो आर आई इक्वल टू जब जीरो हो जाएगा तो हम लोग आर आई की जगह यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक स्टेप और मैं बढ़ जा रही हूँ, आई इक्वल टू आई एस इंटू आर एस बाय आर एस प्लस आर आई क्या हम लोगों का जीरो, तो यहाँ पर जीरो पुट कर देंगे, और जब जीरो पुट करेंगे तो जीरो किसी भी चीज में प्लस जीरो करेंगे तो वो तो उतना ही रहेगा, 5 प्लस जीरो तो 5 ही है, तो आर एस प्लस जीरो तो आर एस। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, ऊपर भी आर एस नीचे भी आर एस, ये तो कट गया, तो हम लोगों का फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, फाइनल रिजल्ट है हम लोगों का आई इक्वल टू आई एस। इसे अच्छे से बॉक्स में कर लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसका आउटपुट में यूज है इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या कंक्लूजन आया कि हम लोग जो यहाँ पर आई एस सोर्स करंट दे रहे हैं, हम लोगों को इनपुट में उतना ही करंट मिल रहा है, मतलब यहाँ पर दो रेजिस्टेंस हैं बट दोनों में करंट डिवाइड नहीं हुआ है, तभी तो आई इक्वल टू आई एस हो चुका है, मतलब इनपुट करंट सोर्स के बराबर हो चुका है। यहाँ पर जो नोड है वहाँ पर से करंट डिवाइड नहीं हुआ है, मतलब आर एस पे कोई भी करंट नहीं है, तभी तो ये आई एस जाकर यहाँ पर आई एस के बराबर ही आई है, तो उतना ही है, समझ में आया। तो आर एस पे कोई भी करंट नहीं है, हम लोग ये देख रहे हैं। अब हम लोगों को क्या देखना है, इनपुट से हम लोगों का क्या कंक्लूजन आया कि आई एस इक्वल टू आर एस। अब हम लोग क्या देखेंगे, आउटपुट साइड देखेंगे, आउटपुट करंट क्या हो जाएगा, आई नॉट, और यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोगों का सोर्स क्या है, ए आई इंटू आई ये है, और इंटू अब इस बार हम लोग फिर से करंट वाला ही है, तो आर एल ऊपर में नहीं लिखेंगे, उसके अपोजिट वाले रेजिस्टेंस को लिखेंगे, मतलब आर नॉट बाय आर नॉट प्लस आर आई। जिस रेजिस्टेंस पे करंट को फाइंड करना है उसे नहीं लेते, उसके अपोजिट वाले रेजिस्टेंस को हम लोग ऊपर में लेते हैं, बट करंट में जिस रेजिस्टेंस पे हम लोग को वोल्टेज निकाला है उसी रेजिस्टेंस को हम लोग ऊपर लेते हैं बाय टोटल। तो अब इसके इफ में क्या था, एक और उसी के साथ पॉइंट क्या था कि करंट एम्पलीफायर का आउटपुट इम्पीडेंस हाई होता है, मतलब आर नॉट इक्वल टू इन्फिनाइट, आइडियल केस में हाई का मतलब इन्फिनाइट, ठीक है। तो आर नॉट क्या है हम लोगों का, इन्फिनाइट। अब देखिएगा आप लोग कि हम लोग डायरेक्टली जो है इस इक्वेशन में आर नॉट का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर भी इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट, मतलब ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, इनडिटर्मिनेट हो जाएगा, इससे कुछ कंक्लूजन निकलेगा नहीं। तो इस चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आई नॉट इक्वल टू ए आई हम लोग अभी इसके वैल्यू को पुट नहीं करेंगे, क्या करेंगे, ऊपर और नीचे से आर नॉट को कॉमन ले लेंगे। दिख रहा है आप लोगों को, मैं यहाँ पर बता देती हूँ,
इफ आर नॉट इक्वल टू इन्फिनाइट। ठीक है, ये हम लोगों का, और ये हम लोगों ने इक्वेशन यहाँ पर से फाइंड किया है। तो आई नॉट इक्वल टू ए आई इंटू ऊपर और नीचे दोनों से आर नॉट को कॉमन लेना है। आर नॉट और बाय यहाँ पर तो आर नॉट ही है, तो जब नीचे से हम लोग आर नॉट कॉमन लेंगे तो क्या होगा, आर नॉट ब्रैकेट प्लस आर एल बाय आर नॉट। ऐसा तो आप लोगों ने मैथ्स में बहुत बार किया होगा। यहाँ पर से देखिए, जब हम लोग इस आर नॉट को अंदर भेजेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आर नॉट आ जाएगा, इंटू हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी आर नॉट इंटू हो जाएगा आर एल बाय आर नॉट, और यहाँ पर से क्या होगा, ये नीचे वाला आर नॉट और ये इंटू वाला आर नॉट कट जाएगा, फिर से हम लोगों को आर एल मिल जाएगा, मतलब टोटल आर नॉट प्लस आर एल। तो हम लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं। मैथ्स में तो आप लोगों ने बहुत बार किया ही होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर से आर नॉट को कॉमन ले लिया, तो ये आर नॉट कट गया। अब यहाँ पर से आई नॉट इक्वल टू ए आई इंटू 1, मैं उधर लिख देती हूँ, यहाँ पर कट गया। फिर हम लोगों को क्या बचेगा, 1 बाय 1 प्लस आर एल बाय आर नॉट। तो आर नॉट का वैल्यू अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पुट कर देंगे बाय इन्फिनाइट। तो हम लोग ये जान रहे हैं कि किसी भी डिजिट को जब हम लोग इन्फिनाइट से डिवाइड करते हैं तो उसका मान, उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। मतलब ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 1 बाय 1 प्लस 0, तो 1 बाय 1 और 1 बाय 1 क्या होगा, 1 ही होगा। तो ये टोटली डायरेक्ट हो जाएगा। और फिर क्या क्या बनेगा, फिर से बता देती हूँ। ये हम लोगों ने आई नॉट का वैल्यू इक्वेशन यहाँ पर से लाया करेंट डिवाइडर रूल से। फिर आर नॉट का वैल्यू इन्फिनाइट है, तो इस इन्फिनाइट डायरेक्टली हम लोगों ने पुट नहीं किया, इस चीज से बचने के लिए मैंने आर नॉट को कॉमन लिया। फिर आर नॉट कट गया और यहाँ पर बाय आर नॉट आ गया। फिर मैंने आर नॉट का वैल्यू यहाँ पर जब पुट किया तो बाय इन्फिनाइट हो गया। तो इन्फिनाइट से जब भी डिवाइड करेंगे तो वो 0 हो जाता है। तो यहाँ पे 1 प्लस 0, 1 बाय 1 प्लस 0, तो 1 प्लस 0 1 और 1 बाय 1 1 ही होता है। तो ये हम लोगों का फाइनल में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में क्या है, आई इक्वल टू आई एस। अब हम लोग यहाँ पे इसे पुट करें, आई नॉट इक्वल टू ए आई इंटू आई एस। फ्रॉम इक्वेशन 1, ये चीज तो हो गया, इसे मैं हटा देती हूँ। ये हम लोगों का फाइनल रिजल्ट आया था आउटपुट से। तो फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोगों ने आई की जगह आई एस लिख दिया। अब क्या हो जाएगा, फाइनली जो हम लोगों को गेन हम लोगों को निकालना है, ए आई इक्वल टू आई नॉट बाय आई एस। ये हम लोगों का फाइनल जो वैल्यू हम लोगों को आ गया। मैंने बताया था गेन इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट करंट बाय इनपुट। आ गया आप लोगों का। तो फाइनली हम लोगों को डेरिवेशन में यही निकालना होता है, गेन को यहाँ पर जो एरिया था उसे फाइंड करना होता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। करंट एम्पलीफायर हम लोगों ने कवर किया, बेसिक भी देख लिया। अब आगे हम लोगों को बेसिक देखने की जरूरत नहीं होगी। सो आज की क्लास की इतना ही। थैंक यू।